हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का दूसरा पाठ लासा की ओर का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक राहुल सांकृत्यायन जी हैं। यह भाग 1 है। इस भाग में हम पाठ का सार और कठिन शब्दार्थ देखेंगे। तो पाठ प्रारंभ करने से पूर्व हम लेखक परिचय देख लेते हैं। राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 में गांव पंधा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। इनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में इन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से इनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी को पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी आदि कई भाषाओं का ज्ञान था, इसलिए इन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में इनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन के उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्त आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में भी अनुवाद किया। यानी इन्होंने अनेक अलग अलग लैंग्वेज में जो ग्रंथ थे उनका हिंदी में ट्रांसलेशन भी किया। मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा यानी लिटरेचर के अलावा इनको कौन कौन से सब्जेक्ट यानी विषयों का ज्ञान था और इन्होंने उन विषयों पर पुस्तकें भी लिखी। वो थी दर्शन यानी फिलॉसफी, राजनीति यानी पॉलिटिक्स, धर्म रिलीजियन, इतिहास हिस्ट्री, विज्ञान साइंस। इन सब में भी विषयों पर, इन सब सब्जेक्ट्स में भी इन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी, जिसकी संख्या 150 है यानी 150 है। राहुल जी ने बहुत से लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। यात्रा व्रत लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। यानी यात्रा व्रत माने यात्राओं का वर्णन करना, यात्रा माने जर्नी, उसके बारे में लिखना इनको बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा। घुमक्कड़ी माने होता है घूमने से, घूमना, जो बहुत घूमता है उसे हम कहते हैं घुमक्कड़, और घुमक्कड़ से बना है घुमक्कड़ी, यानी वो विशेषता बता रहे हैं। घुमक्कड़ की विशेषता क्या हो गई? घुमक्कड़ी। तो घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। यानी जब हम कहीं जाते हैं तो हमें अपनी मंजिल पर पहुंचने की जल्दी होती है। हमारा लक्ष्य ही होता है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंचे। लेकिन कुछ लोगों का क्या होता है कि उन्हें मंजिल पे नहीं पहुंचना होता है, सिर्फ उन्हें घूमना ही बहुत प्रिय लगता है, बहुत ही आनंद मिलता है उनको घूमने में। इन्होंने घूमने की जगह का सिर्फ भौगोलिक वर्णन ही नहीं किया, अपितु वहाँ के जनजीवन और सुंदर झांकी प्रस्तुत की, वहाँ के समाज के बारे में बताया। यानी कि जहाँ ये घूमने जाते थे वहाँ का सिर्फ इन्होंने जोग्राफिकल एरिया ही नहीं बताया कि वो जगह कैसी है, कहाँ पर है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का पर्यावरण कैसा है, ये नहीं बताया। इसके अलावा इन्होंने वहाँ के समाज के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में कि वहाँ का खान पान कैसा है, वहाँ के समाज में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, स्त्री पुरुष की क्या सीमाएं हैं, ये सब इन्होंने अपने साहित्य में बताया है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं लासा की ओर, वह तिब्बत यात्रा से लिया गया है। इसमें लेखक 1929 से लेकर 1930 में नेपाल के रास्ते तिब्बत जाते हैं, क्योंकि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा करने की अनुमति नहीं थी। इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्मवेश में की थी। यानी यह एक भिखमंगे के रूप में तिब्बत पहुंचे थे। इसमें तिब्बत की राजधानी लासा की ओर जाने वाले कठिन रास्तों का वर्णन किया है और वहाँ तिब्बत के समाज के बारे में भी जानकारी दी है। तो आइए अब हम पाठ की ओर चलते हैं। अब हम इस पाठ का सार देखेंगे। यहाँ पर कठिन शब्दार्थ दिए हैं, आप एक एक करके सबको देखिएगा और अपनी कॉपी में कीजिएगा, यह आपका गृह कार्य है। लासा की ओर एक यात्रा वृतांत है। यानी जो यह पाठ है लासा की ओर एक यात्रा वृतांत है, यानी इसमें आपको एक यात्रा के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इसमें राहुल सांकृत्यायन ने सन 1929 से 1930 में नेपाल से तिब्बत के दुर्गम माने कठिन
रास्तों का रोमांचक वर्णन किया है। नेपाल तिब्बत मार्ग नेपाल से तिब्बत आने जाने का मुख्य मार्ग है। फरी कलिंगपाक का रास्ता खुलने से पहले भारत का व्यापार भी इसी मार्ग से होता था। यह सैनिक मार्ग भी था। आज भी इस पर अनेक चौकियां तथा किले बने हुए हैं। कभी यहाँ चीनी सेना रहती थी। आज कई फौजी मकान गिर चुके हैं और कुछ में किसानों ने डेरा जमाया हुआ है। अब वो जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते के बारे में बताते हैं कि यह रास्ता तिब्बत जाने के लिए मुख्य रास्ता है। पहले इस रास्ते में क्या होता था कि लोग व्यापार करते थे। यहाँ पे चीनी सैनिक भी रहा करते थे और उनकी चौकियाँ भी हुआ करती थी और यहाँ पर फौजी लोगों के घर भी थे जो कि अब सब नष्ट हो चुके हैं और यहाँ पर अब किसान लोग रहने लगे हैं। तिब्बत के जीवन में अनेक आराम तथा कठिनाइयाँ हैं। यहाँ जाति पाति और छुआछूत नहीं है। अब ये वहाँ पे समाज के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ का समाज कैसा है कि वहाँ पे कोई कास्टिज्म नहीं है। वहाँ पे जातिवादी और छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी टचेबिलिटी वाली बात नहीं है। औरतें पर्दा नहीं करती हैं। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर अन्य कोई अपरिचित व्यक्ति भी घर के भीतर सोडा नमक मिलाकर और उस चाय के लिए बोल सकता है। यानी सोडा नमक वाली चाय के लिए वहाँ पर कोई भी व्यक्ति घर के अंदर जाकर कह सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर सभी लोग अपरिचित व्यक्तियों का यानी कि जो अनजान लोग होते हैं जिनको वो नहीं जानते हैं उनको भी घर में आने देते हैं और उनको चाय पिलाते हैं। यहाँ पर क्या होता था कि जो व्यक्ति उनके घर में किसी के घर में जाता था तो वो अपना मक्खन लेकर जाता था, मक्खन और नमक, और उनसे कहता था कि आप हमारे लिए चाय बना दो। तो वहाँ की जो स्त्रियाँ होती थी वो उनके लिए चाय बना दिया करती थी। आप ये देख रहे हैं चित्र, इसमें टोटीदार बर्तन। तो ये जो चित्र में लंबा सा चाय डालने के लिए प्रयोग हुआ है ये इसे हम टोटी कहते हैं। तो इसी को टोटीदार बर्तन में आपको चाय परोसती हैं यानी आपको चाय देती हैं। यहाँ की चाय की विशेषता क्या है कि मक्खन और सोडा नमक से यह चाय बनती है। लेखक जब परित्यक्त चीनी किले से चला तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। उसके बाद चाय पीने के बाद ये लोग क्या करते हैं कि एक छोड़े हुए चीनी किले पे ये लोग पहुंचते हैं। मतलब अब वो किला इस्तेमाल में नहीं आता है, चीनी लोग उसको बहुत पहले ही छोड़ चुके थे। तो ये लोग वहाँ पर बैठे होते हैं। इतने में एक व्यक्ति आता है और वह उनसे कर मांगता है। कर माने टैक्स। तो वो उनसे टैक्स मांगता है। अब लेखक ने अपनी साथ सुमति की चिटें भी उसे दे दी, यानी इनके पास एक पर्ची होती है और वह उस व्यक्ति को वह पर्ची दे देते हैं। सुमति की जान पहचान, सुमति एक व्यक्ति का नाम है जो इनके साथ यात्रा कर रहा है। सुमति की जान पहचान के कारण उसे थोगला के आखिरी गांव में ठहरने को अच्छी जगह मिल गई। पिछली बार जब वे घोड़ों पर सवार होकर वहां आए थे तो उन्हें करीब एक गरीब झोपड़ी में ठहरना पड़ा था। इस बार वे भिखमंगों के वेश में यात्रा पर थे। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जब इससे पहले वो एक बार तिब्बत की यात्रा में आए थे और वो अच्छे कपड़ों में थे, अच्छे वस्त्रों में थे, यानी वो अभी क्या है, भिखमंगे के वेश में हैं। इससे पहले जब वो अच्छे वस्त्रों में आए थे, एक सभ्य आदमी, एक भद्र आदमी के रूप में आए थे, तब उन्हें एक गरीब झोपड़े में रहना पड़ा था। लेकिन इस बार वो सुमति के साथ भिखमंगे के वेश में आए हैं और सुमति की बहुत जान पहचान भी है सब जगह, तो उन्हें एक अच्छी जगह रहने को मिल गई। डाढ़े तिब्बत के खतरनाक स्थल है। ये 16-17 हजार फीट ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए उनके दोनों तरफ मीलों तक गांव नहीं है। नदियों के मोड़ों और पहाड़ों के कारण यहाँ आदमी दिखाई नहीं देते। ये डाकुओं के लिए सबसे सुरक्षित स्थल है। यहाँ सरकार पुलिस पर भी खर्च नहीं करती, इसलिए यहाँ खून यानी मर्डर आसानी से हो जाते हैं। डाकू पहले आदमी को मार डालते हैं, फिर उनका सामान लूट लेते हैं। कारण यही है कि लोग लाठी की जगह बंदूक और पिस्तौल लिए फिरते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना कहीं कहीं पे कि लोग अपने साथ लाठी लेकर घूमते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि डाकू
अपने साथ पिस्तौल लेकर घूमते हैं। लेखक और सुमति भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहे हैं, इसलिए उन्हें डाकुओं से खतरा नहीं है। वे जहां भी खतरनाक स्थिति देखते हैं टोपी उतारकर भीख मांगने लगते हैं। अगले दिन 16-17 मील की ऊंचाई चढ़कर लंगकोर पहुंचना था, इसलिए उन्होंने घोड़े कर लिए। दोपहर के समय वे डाड़े पर पहुंचे। 17-18 हजार फुट की ऊंचाई थी। दाहिने तरफ हिमालय की हजारों बर्फीली चोटियां थी। भीटे की तरह वहां वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न बर्फ थी न हरियाली। सर्वोच्च स्थान पर डाड़े के देवता का स्थान था, जिसे पत्थरों, सींगों तथा रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया था। अब उतराई आ गई। लेखक का घोड़ा बहुत धीमे चल रहा था। लेखक उसे आगे चलने को कहता तो वह पिछड़ जाता। आगे 2 रास्ते जाते। लेखक बाएं रास्ते पर चल पड़ा। 1.5 मील चलने के बाद पता चला कि वह रास्ता भटक गया है और वह फिर से वापस आया। शाम के 4-5 बज गए। सुमति उसका इंतजार कर रहा था। वह गुस्से में था। वह मंगोल तो था ही, गुस्से में लाल मुंह करके बोला, मैंने 2 टोकरियां कंडे फूंक डाले मतलब जला डाले। 3 बार चाय को गर्म किया। लेखक ने अपनी मजबूरी बताई तो वह शांत हो गया। यानी कि जो सुमति था वो लेखक से आगे पहुंच गया था, आगे निकल गया था, और लेखक अपने घोड़े की वजह से पीछे रह गया और पीछे चलते चलते वह रास्ता भटक गया। तो उसको वापस अपने दोस्त के पास पहुंचने में काफ़ी समय लग गया। तो उसका दोस्त उससे बहुत गुस्सा हो जाता है। तो वह उसको बताता है कि तुम्हारे चक्कर में तो मैंने 3 बार चाय गर्म करके पी ली और 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। कंडे गोबर के, गाय के गोबर के बने होते हैं, जिसको अगर हम जलाएं तो उससे काफ़ी गर्माहट निकलती है और काफ़ी देर तक वो जले रहते हैं। लेखक ने अपनी मजबूरी बताई तो वह शांत हो गया। लंगकोर में वह एक अच्छी जगह ठहरे। अब ये सब बेटा आप लोग को जो नाम थोड़े अजीब से लग रहे हैं, ये सब नाम हैं, वहाँ के स्थानीय नाम हैं। लंगकोर में वे एक अच्छी जगह ठहरे। उन्हें चाय, सत्तू और गर्मा गर्म थुपका खाने को मिला। थुपका वहाँ की लोकल डिश है। सत्तू गेहूं के आटे का बना होता है। अब वे तिगड़ी के विशाल मैदान में थे। उसके चारों ओर पहाड़ियाँ थी। अब ये भी एक स्थान है जहाँ पर वो अब पहुँचे थे। विशाल मैदान के भीतर भी एक पहाड़ी थी जिसका नाम था तिगड़ी, समाधि गिरी। गिरी माने होता है पहाड़, तो समाधि गिरी यानी वह पहाड़ जिसमें समाधि बनी हो। उनके आसपास अनेक गांव थे जिसमें सुमति के यजमान रहते थे। सुमति सब जगह जाना चाहते थे ताकि उन्हें गंडे पहुंचा सके। गंडे क्या होते हैं? डंडे के ऊपर कोई कपड़ा बांधकर बनाया गया धार्मिक चिन्ह। तो सुमति क्या चाह रहे थे कि जो उनके यजमान हो उनको वो गंडे पहुंचा सके। गंडे पतली पतली चीरी बत्तियों से बनते थे। गंडे खत्म हो जाने पर वे और कपड़ों से नए गंडे बना लेते थे। लेखक ने सुमति को दूर दूर के गांव में ना जाने के लिए राजी कर लिया। यानी उन्होंने सुमति से कहा कि तुम दूर दूर के गांव में नहीं जाओगे। अगले दिन लेखक और सुमति सुबह 10 से 11 बजे निकल गए। धूप बहुत कड़ी थी। दिन में 2 बजे धूप के कारण माथा जलने लगा, परंतु पीछे का जो कंधा था वो बर्फ से ठंडा हो चुका था। यानी जब वो चल रहे थे तो उन पे तेज धूप पड़ रही थी, तो धूप उनके माथे की ओर पड़ रही थी, जिससे उनका माथा तो गर्म हो गया था, लेकिन जो पीछे का हिस्सा था जहाँ धूप नहीं पड़ रही थी वो ठंडा हो चुका था और माथा गर्म हो चुका था। धूप से बचने के लिए सिर पर मोटा कपड़ा बांधना पड़ा। तिब्बत की ज़मीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई है। जागीर मतलब जागीर होता है, जागीरदार वो होता है जिनके पास जागीरें होती हैं। जागीरें मतलब प्रॉपर्टी, लैंड, कोई संपत्ति हो, उनके पास कोई भूमि का टुकड़ा हो।
तो छोटे छोटे जागीरों में बटी हुई थी। इन जागीरों का काफ़ी हिस्सा मठों के हाथों में है। हर जागीरदार बेगार मजदूरों से खेती कराता है। बेगार मजदूर वो होते हैं जो पैसे नहीं लेते हैं और काम कर देते हैं। खेती का प्रबंध करने के लिए कोई भिक्षु आता है जिसे राजा के समान आदर मिलता है। अब इसका प्रबंध कौन करता है? कोई भिक्षु करता है। और उसको कैसा सम्मान मिलता है? जैसे किसी राजा को सम्मान दिया जाता है, वैसे ही उस भिक्षु को भी सम्मान दिया जाता है। भिक्षु माने होते हैं जो बौद्ध अनुयायी होते हैं, यानी जो बौद्ध धर्म मानने वाले होते हैं। लेखक और सुमति शेखर विहार पहुंचे। उनका मुखिया भिक्षु नमसे भद्र पुरुष था। भद्र पुरुष था मतलब बहुत ही अच्छा पुरुष था। यद्यपि लेखक का वेश भिकमंगों सा था, फिर भी वे बड़े प्रेम से मिले। मतलब जब भिक्षु थे, भिक्षु नमसे, उन्होंने जब लेखक से मिले तो उन्होंने उनके साथ भिकमंगे के वेश में भी कोई त्रुटि नहीं की, यानी कि उनका अपमान नहीं किया। आप क्या करते हो कि जैसे आपके सामने कोई व्यक्ति अच्छे कपड़ों में आता है और अच्छे से बात करता है, आप अच्छे से बात करते हो, लेकिन अगर कोई भिखारी के रूप में आ जाए, भीख मांगने वाले आपके पास आ जाए, तो आप क्या करोगे? उससे अच्छे से बात नहीं करोगे। तो यहाँ पे लेखक और सुमति जो कि उनका दोस्त है, वो कौन से वेश में है? भिकमंगे के वेश में है। और उसी वेश में जब वो भिक्षु नमसे से मिलते हैं तो वो उनके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं और बड़े ही प्रेम से उनसे मिलते हैं। यहाँ एक बौद्ध मंदिर था जिसे कंजूर की 103 हस्तलिखित पोथियाँ रखी हुई थी। मतलब पोथियाँ मतलब बुक्स, किताबें। वहीं लेखक ने आसन जमाया। आसन जमाया मतलब लेखक वहीं पर बैठ गया जहाँ पर 103 हाथों से लिखी, हस्तलिखित मतलब हाथों से लिखी हुई किताबें रखी हुई थी। एक एक पोथी में 15-15 शेर की रही होगी, यानी एक एक बुक 15-15 शेर की रही होगी। लेखक उन पुस्तकों को पढ़ने में रम गया, मतलब उसका मन लग गया। सुमति ने अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। लेखक ने उसकी अनुमति दे दी। अगले दिन वे भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल दिए। तो ये आपका कहानी का सार था। आपको कठिन शब्दार्थ दिए गए हैं, आप अपनी कॉपी में उसे कर लीजिएगा। आपको कहानी में कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा।